brought to you by Kuku FM. Download the app now. रोहांग म्यांमार का एक इलाका है जिसे अब रखाइन कहा जाता है और स्थानीय लोग अराकान भी कहते हैं। हालांकि स्थानीय लोग एक गलत टर्म है क्योंकि यहाँ के बाशिंदे अब यहाँ रहे नहीं। ज़्यादा डीप में ना जाते हुए सिर्फ एक शब्द आपसे साझा करेंगे, रोहिंग्या। पिछले 5 सालों में शब्द अपने आप में एक कहानी बन चुका है और इस एक शब्द से अपनी अपनी मान्यताओं के चलते आपने फैसला कर भी लिया होगा कि ये लोग कौन हैं। लेकिन जैसे मेन्यू इज नॉट मील, वैसे ही इस एक शब्द से उन लाखों लोगों की कहानी के साथ न्याय नहीं होता जो एक पराये देश में बांस के बने तंबुओं में रहने को अभिशप्त हैं। जैसा कि आमतौर पर होता है, असल जिंदगी में कहानी सिर्फ हीरो और विलन वाली नहीं होती। रोहिंग्याओं के भीतर भी ऐसे गुट हैं जो आपदा में अवसर खोज रहे हैं और इस अवसर के नतीजे में ऐसी आवाजें कुचली जा रही हैं जो शांति और समझौते से मसले का निपटारा चाहती हैं। आज बात इन्हीं में से एक आवाज पर, साथ ही रोहिंग्या शरणार्थियों के वर्तमान हालात क्या हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप का इंटरनेशनल खबरों का डेली बुलेटिन दुनियादारी। कल 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती है। अगर आप गांधी जी के जीवन और उनकी सीखों में दिलचस्पी रखते हैं तो आपके लिए एक काम की सूचना है। दुनियादारी के इस एपिसोड के पार्टनर हैं कुकू एफएम। यहाँ पर आपको महात्मा गांधी के अलावा दूसरी कमाल की शख्सियतों पर ऑडियो बुक्स का खजाना मिलेगा। लल्लन टॉप के दोस्त होने के नाते आपके लिए खास ऑफर भी है। अभी तक आपको LT20 के कोड पर 20% की छूट मिलती थी। ये ऑफर सदाबहार है, जबकि 2 अक्टूबर तक के लिए एक नया कोड आया है। प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेते समय गांधी 50 कोड डालने पर आपको 50% की भारी भरकम छूट मिलेगी। और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर पहुंचिए। अब चलते हैं मेन स्टोरी पर। शुरुआत अगस्त 2019 से बांग्लादेश का कुटापलोंग शरणार्थी कैंप। इस जैसे कैंप्स में रह रहे लोगों की तरह मुहिबुल्लाह भी अपने तंबू के बाहर बैठे हुए हैं। कैंप में रह रहे शरणार्थियों की लिस्ट पकड़े मुहिबुल्लाह कभी स्कूल में ऐसे ही अटेंडेंस शीट पकड़ के बैठा करते। अंग्रेजी की कहावत है, एडवर्सिटी मेक्स अ मैन, यानी विपदाएं आदमी को बनाती हैं। रोहिंग्या शरणार्थियों की विपदा ने मुहिबुल्लाह के कंधे पर भी नई जिम्मेदारी डाल दी है। प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठे मुहिबुल्लाह के हाथ में एक फ़ोन है जिसमें रह रहकर मैसेज टोन बज रही हैं। हर टोन पर मुहिबुल्लाह फ़ोन की तरफ नज़र घुमाते और फिर उसे रख देते। कुछ महीने पहले की बात होती तो वो फ़ोन की तरफ देखते भी नहीं, क्योंकि लिफाफे में ही मजमून लिखा होता, धमकी के अलावा उसमें कुछ नहीं होता। लेकिन अब फ़ोन देखना मजबूरी है। पिछले महीने जेनेवा में UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल में शिरकत कर लौटे मुहिबुल्लाह के लिए कब कोई ज़रूरी संदेश आ जाए नहीं पता। लेकिन विपदाएं सिर्फ आदमी को ही नहीं बनाती, शैतान भी बनाती हैं। और शैतानों की तरफ से जहर बुझे संदेश मुहिबुल्लाह की नज़र होते रहते। मुहिबुल्लाह लास्ट मैसेज देखते हैं जिसमें लिखा है, मुहिबुल्लाह कम्युनिटी का वायरस है, जहां मिले मार दो। धमकी नहीं, चेतावनी समझो वाले अंदाज में लिखे गए इस मैसेज को मुहिबुल्लाह ने इग्नोर किया। उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, इसके बावजूद कि मुहिबुल्लाह को सर पर मंडराते खतरे का पूरा अंदाजा था। उसी साल समाचार एजेंसी रॉयटर्स को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, अगर मैं मारा भी गया तो कोई बात नहीं, मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। कल किसी कोट अनकोट एक्सीडेंट में मेरी जान चली जाती है तो भी कोई बात नहीं। कम्युनिटी का हर साथी अपनी जान देने को तैयार है। परसों यानी बुधवार 29 सितंबर को उनकी ये बात सच साबित हो गई जब कुछ हथियारबंद लोगों ने ढाका में उनकी हत्या कर दी। 46 साल के मुहिबुल्लाह बांग्लादेश में रह रहे रोहिंग्या शरणार्थियों के सबसे बड़े गुट के नेता थे। कॉक्स बाजार कैंप में अधिकांश रोहिंग्या मुसलमानों ने शरण ली है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा शरणार्थी शिविर कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र और एमनेस्टी से लेकर दुनिया की तमाम संस्थाओं ने मुहिबुल्लाह की मौत पर दुख जताया है और मांग की है कि उनकी हत्या की जांच की जानी चाहिए। हालांकि हत्या किसने की इसको लेकर अभी कोई पक्की खबर नहीं है, लेकिन पिछले सालों के घटनाक्रम और रेफ्यूजी कैंप के हालात से हत्या के कुछ सुराग मिलते हैं। रोहिंग्या मुसलमान पिछले 50 सालों से दमन के साए में जीते आए हैं। म्यांमार की सरकार ने इन्हें कभी भी नागरिक नहीं माना,
न ही जनगणना में इनकी गिनती हुई। म्यांमार की बहुसंख्यक बौद्ध आबादी भी रोहिंग्याओं को स्वीकार नहीं करती थी। वो उन्हें बांग्लादेश से आए गैर कानूनी प्रवासी मानती थी। इस कारण छोटे छोटे गुटों में ये लोग म्यांमार से पलायन करते रहते थे। अगस्त 2017 में हुई एक घटना ने रोहिंग्याओं के मसले को विश्व पटल पर लाकर रख दिया। उसी साल जब रोहिंग्या मुसलमानों की बड़ी संख्या ने म्यांमार से पलायन शुरू किया तो इस घटना को ट्रिगर करने वाला एक संगठन था ARSA, यानी कि अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी। हुआ यूं कि 25 अगस्त 2017 को ARSA विद्रोहियों ने म्यांमार की 30 से ज्यादा पुलिस चौकियों पर हमला कर दिया था। सरकार और सेना को मौका मिला तो उन्होंने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी और ARSA विद्रोहियों के बहाने आम रोहिंग्या जनता को भी निशाना बनाना शुरू किया। उनके गांव के गांव जला दिए गए। इसमें स्थानीय बौद्ध समुदाय के लोगों का समर्थन भी सेना को हासिल था। लाखों लोग जब पलायन कर पड़ोसी मुल्क पहुंचे तो मानवाधिकार समूहों ने इनके लिए आवाज उठाई। तब म्यांमार की सेना और सरकार ने दमन की बात से इनकार किया। उनका कहना था कि वो केवल उग्रवादियों को निशाना बना रहे थे, जबकि सच ये था कि सरकारी दमन के चलते लगभग पूरी रोहिंग्या आबादी को म्यांमार से पलायन करना पड़ा था। पलायन करने वाले लोगों की सबसे बड़ी संख्या को बांग्लादेश ने अपने यहाँ आसरा दिया। रोहिंग्या यहाँ कैंप में रहने को मजबूर थे और एमनेस्टी और ह्यूमन राइट्स काउंसिल जैसी संस्थाओं ने इन लोगों की मदद की। बाहर से जितनी मदद की जाए, जब तक अंदर से आवाज नहीं उठती तब तक समस्या का हल नहीं निकल सकता। इस समस्या के हल के लिए भी रोहिंग्याओं को पहल करने की जरूरत थी, जिसके लिए जरूरी था कम्युनिटी का संगठित होना, ताकि वो अपने हक की आवाज उठा सकें। ऐसे में नेता के तौर पर एक व्यक्ति उभर कर सामने आया, मुहिबुल्लाह, जो 2017 में बने एक संगठन के नेता थे। इस संगठन का नाम था अराकान रोहिंग्या सोसाइटी फॉर पीस एंड ह्यूमन राइट्स, यानी कि ARSPH। इस संगठन की मदद से मुहिबुल्लाह ने लोगों को संगठित करने का प्रयास किया। मुहिबुल्लाह और उनके संगठन ने एक एक तंबू में जाकर शरणार्थियों की लिस्ट बनाई। इतना ही नहीं, ARSPH ने हत्या, रेप, आगजनी और सभी घटनाओं को डॉक्यूमेंट किया और इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटर्स के साथ साझा किया। ARSPH के प्रयासों का फल था कि UN और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर म्यांमार सेना की जातियों का पता लग पाया। द्वैत के नियम के अनुसार कोई सिक्का सिर्फ एक पहलू का नहीं होता, और इस सिक्के का दूसरा पहलू था ARSA, जिसने 2017 में म्यांमार पुलिस चौकियों पर हमला किया था। कहने को ये संगठन खुद को फ्रीडम फाइटर बुलाता है, लेकिन इसमें धार्मिक चरमपंथियों का बोलबाला है। ARSPH जहां शांति और समझौते से रोहिंग्या समस्या का हल चाहता है, वहीं ARSA सशस्त्र विद्रोह में यकीन रखता है। 2017 से पहले भी मुहिबुल्लाह म्यांमार में लोकल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व थे, तब भी ARSA उन पर म्यांमार सरकार से नजदीकी का आरोप लगाता रहता था। खैर, मानवतावादी कोशिशों के चलते ARSPH को अपने प्रयासों में सफलता मिली। अहिंसक विरोध प्रदर्शनों के चलते उन्होंने बांग्लादेश सरकार से रिफ्यूजी कैंप्स के लिए रियायतें मांगी और लोगों को ID कार्ड दिलवाए। मुहिबुल्लाह धीरे धीरे रोहिंग्याओं के सर्वमान्य नेता की तरह उभरने लगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी पहचान बनी। साल 2019 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें व्हाइट हाउस में भी आमंत्रित किया। उसी साल उन्होंने UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल में शिरकत की और वहां रोहिंग्याओं के हक का मुद्दा उठाया। उन्हें बड़ी जीत मिली जब UN में इस बात पर सहमति बनी कि रोहिंग्याओं के भविष्य के निर्णय में उनकी आवाज भी शामिल की जाएगी। जहां एक तरफ मुहिबुल्लाह शांति से मसले का हल निकालने की कोशिश कर रहे थे, वहीं ARSA गुट मुहिबुल्लाह के बढ़ते खत से खुश नहीं था। ARSA का एक और नाम है हराकाह अल यकीन। 2019 की रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार अल यकीन के लोग दिन में सामान्य लोगों की तरह कैंप में रहते और रात को अपना असली चेहरा दिखाते। इसी कारण इनका नाम पड़ गया नाइट मूवमेंट। कारण कि रात को हथियार लेकर ये लोग लोगों के तंबुओं में घुस जाते और ARSPH के लोगों को धमकाते। साथ ही कैंप में रहने वाली औरतों को भी ये लोग कट्टर इस्लामिक नियमों के पालन करने की धमकी देते। ये लोग ARSPH और मुहिबुल्लाह के प्रयासों पर पानी फेर रहे थे। साल 2020 में म्यांमार सरकार ने बांग्लादेश को चेतावनी दी कि ARSA बांग्लादेश की धरती का उपयोग म्यांमार पर हमले के लिए कर रहे हैं। उसी साल ARSA ने बॉर्डर के इलाके से म्यांमार पर कुछ
रॉकेट भी दागे। चूंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुहिबुल्लाह रोहिंग्याओं के नेता थे, इसलिए ARSA गुट से उन्हें लगातार धमकियां मिल रही थीं। इसी के चलते मुहिबुल्लाह लगातार अपना ठिकाना बदल रहे थे। ARSPH के अनुसार उन्होंने बांग्लादेश सरकार से अपने लिए सुरक्षा की मांग की थी। हालांकि सरकारी अधिकारियों का कहना है कि अगर मुहिबुल्लाह ने ऐसी कोई मांग की होती तो उन्हें जरूर मदद दी जाती। यूं होता तो क्या होता, और सरकारी बयानबाजी से इतर सत्य ये कि बुधवार 29 तारीख को रोहिंग्याओं के हक की सबसे बुलंद आवाज को खामोश कर दिया गया। बुधवार शाम जब मुहिबुल्लाह शाम की नमाज अदा कर लौट रहे थे तो चंद हथियारबंद हमलावरों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार हमलावरों ने 5 राउंड गोलियां चलाई और वहां से फरार हो गए। हमला किसने किया, पुलिस ने अभी इसका खुलासा नहीं किया है और तहकीकात जारी है। लेकिन सोशल मीडिया पे चल रहे एक वीडियो में मुहिबुल्लाह के भाई हबीबुल्लाह ने दावा किया है कि वो घटना के चश्मदीद थे और इस हत्या में ARSA का हाथ है। हबीबुल्लाह ने वीडियो में कहा, उन्होंने मुहिबुल्लाह की हत्या कर दी क्योंकि वो रोहिंग्याओं के सर्वमान्य नेता थे। गोली चलाने से पहले हमलावरों ने कहा कि मुहिबुल्लाह रोहिंग्याओं के नेता नहीं हो सकते, कोई भी उनका नेता नहीं हो सकता। मुहिबुल्लाह की मौत के बाद शरणार्थी कैंप में मातम का माहौल है। रॉयटर से बात करते हुए कैंप के लोगों ने बताया कि मुहिबुल्लाह की मौत कैंप में बढ़ती हिंसा और कट्टरपंथियों की बढ़ती ताकत का सबूत है। पिछले दिनों बांग्लादेश सरकार और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी कैंप्स में इस्लामिक कट्टरपंथियों के दखल पर चिंता जताई थी। उनका कहना था कि आतंकी समूह लोगों को रिक्रूट करने के लिए ऐसे हालात का फायदा उठा रहे हैं। रिफ्यूजी कैंप्स में ड्रग्स कार्टेल का धंधा भी खूब फल फूल रहा है और लोगों को अगवा किए जाने की वारदातें भी लगातार बढ़ रही हैं। मीनाक्षी गांगुली वैश्विक मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल की दक्षिण एशिया की निदेशक हैं। उन्होंने भी मुहिबुल्लाह की मौत पर गहरी चिंता जाहिर की है। उन्होंने एक बयान जारी करते हुए कहा कि मुहिबुल्लाह अपने समुदाय की एक सशक्त आवाज थे और उनके जाने से रोहिंग्याओं के पुनर्वास प्रयासों को बड़ा झटका लगा है। साथ साथ उन्होंने इस घटना की जांच की मांग की है ताकि दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिल सके। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने गुरुवार को एक बयान में कहा, हम मुहिबुल्लाह की हत्या से बहुत दुखी हैं। रोहिंग्या लोगों के हितों के रक्षक एवं समुदाय के नेता थे। हम आग्रह करते हैं कि इस जघन्य अपराध की पारदर्शी जांच हो और दोषियों को सजा मिले। ब्लिंकन ने आगे कहा कि अमेरिका रोहिंग्या मुसलमानों के हितों की आवाज उठाता रहेगा। रोहिंग्याओं को लेकर कल संयुक्त राष्ट्र की महासभा में भी चर्चा हुई। इस दौरान UN अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस ने एक रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि इसी साल फरवरी में म्यांमार में हुए तख्तापलट के बाद से अब तक 15,000 लोग भारत की सीमा में घुस चुके हैं। रिपोर्ट के अनुसार 1 फरवरी के बाद से म्यांमार के सीमावर्ती इलाकों में सैन्य टकराव बढ़ा है, जिसका असर भारत, चीन और थाईलैंड पर भी पड़ा है। आगे आने वाले दिनों में इन इलाकों में रहने वाले लोगों और बॉर्डर पार कर आने वाले लोगों में जातीय संघर्ष और तेज हो सकता है, जो चिंता बढ़ाने वाली बात है। गौरतलब है कि भारत और म्यांमार के बीच 1600 किलोमीटर की बाउंड्री है, जिसमें सुरक्षा के कोई खास इंतजाम नहीं है। साथ ही बंगाल की खाड़ी में भारत और म्यांमार की समुद्री सीमा भी पड़ती है। मुहिबुल्लाह की हत्या से रोहिंग्याओं की तरफ से उठने वाली एक शांति की आवाज कुचल दी गई है और द्वैत के नियम को फिर से दोहराते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह समझना होगा कि शांति का पौधा उखाड़ दिया जाएगा, उससे बने वैक्यूम में अशांति के बीज अपनी जड़ें जमाएंगे। आखिर मोहल्ले में बीमारी फैल रही हो तो आपका घर कितना देर तक बचा रह सकता है। अब चलते हैं सुर्खी पर। अमेरिकी कांग्रेस में पेश हुए एक बिल को लेकर पाकिस्तान में हड़बड़ी मची हुई है। 2 दिन पहले अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी के सदस्यों ने सेनेट में एक बिल पेश किया। बिल के अनुसार अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे में पाकिस्तान की भूमिका की समीक्षा करने की मांग की गई है। इसे लेकर इमरान खान सरकार बैकफुट पर है और विपक्षी पार्टियां लगातार हमलावर रुख बनाए हुए हैं। शेरी रहमान विपक्षी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नेता हैं। रहमान ने संसद में ये मुद्दा उठाते हुए कहा कि अफगानिस्तान को लेकर जो कुछ पाकिस्तान को झेलना पड़ रहा है वो अप्रत्याशित है। उन्होंने आगे कहा कि अगर अमेरिकन सेनेट में पाकिस्तान विरोधी बिल पास हो गया तो पाकिस्तान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। पाकिस्तान पहले ही वर्ल्ड बैंक से कर्ज ले रहा है। साथ ही पाकिस्तानी रुपया भी पिछले दिनों डॉलर के मुकाबले तेजी से गिरा है। ऐसे में अमेरिकी संसद में पाकिस्तान का नाम उछलने से हड़बड़ाहट लाजमी है। वर्तमान अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते पिछले 20 सालों में सबसे निचले स्तर पर हैं। पाकिस्तान चीन का सहारा लेकर मुसीबत से उबरना चाहता है, लेकिन अगर अमेरिका की तरफ से ऐसा कोई भी कदम गया तो पाकिस्तान के लिए मुसीबतों में इजाफा ही होगा। तो आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया। शुभ रात्रि।